हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना चैनल पॉलिटिकल कीड़ा, जहां हम पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं, वो भी बहुत ही आसान और फन तरीके से, ताकि यदि आप ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, यदि ये टॉपिक आपको लिखने भी आए तो आप बहुत ही आसान तरीके से लिख पाओ, वो भी बिना रटे हुए। अगर आप यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसका पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले ही पोस्ट कर चुका है। और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लॉक का सामाजिक समझौते का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है चित्र में जॉन लॉक। जॉन लॉक के सामाजिक समझौते का सिद्धांत पढ़ने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेंगे। जॉन लॉक इंग्लैंड का निवासी था। उस समय में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी और राजा के विरुद्ध संसद की अंतिम प्रभुता को स्वीकार कर लिया गया था। जैसे कि हमने पढ़ा था हॉब्स के बारे में, हॉब्स के समय में क्रांति हो रही थी राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच, लेकिन जॉन लॉक के समय में ये क्रांति हो चुकी थी और राजा के विरुद्ध जो संसद में प्रभुता का था, उसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो जॉन लॉक ने 1960 में अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट में समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन कर सीमित या वैधानिक राजतंत्र का प्रतिपादन किया। जैसे हॉब्स ने अपने पुस्तक लेवियाथन में सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसी प्रकार जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो 1960 में आई थी, उस पे सामाजिक समझौते का प्रतिपादन किया था। उनके अकॉर्डिंग मानव स्वभाव कैसा था? लॉक के अनुसार मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसमें प्रेम, सहानुभूति, दया तथा सहयोग की भावनाएं विद्यमान है। ठीक है, तो जॉन लॉक कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसमें प्रेम भी है, सहानुभूति भी है, दया भी है और सहयोग से साथ मिलकर रहने का भावना भी उनमें विद्यमान है। इसके अपोजिट हमारे हॉब्स बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था स्टेट ऑफ नेचर कैसा था? प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सुख और शांति का जीवन व्यतीत करता था। वह उस समय के नियम, तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो, का पालन करते थे। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बहुत ही सुखी रहते थे और एक शांति का जीवन व्यतीत करते थे। वह उस समय के नियम, तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो, मतलब जैसा आप खुद के लिए व्यवहार चाहते हैं, आप दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। और मतलब सब एक दूसरे के साथ बहुत ही सुखी शांति से रहते थे, क्योंकि वो अपने साथ भी अच्छा व्यवहार ही चाहते हैं, इसलिए वो दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार ही करते थे। तो ओवरऑल यहाँ पे कहना था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बहुत ही सुखी और खुश थे। सभी मनुष्यों को अपना जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे। प्राकृतिक अवस्था में ही सभी मनुष्यों को अपना जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार पहले से प्राप्त थे। ठीक है, तो फिर आखिरकार ये समझौता हुआ क्यों, जब सब कुछ ठीक ही चल रहा था? ठीक है, तो समझौता के कारण क्या थे? लॉक के अनुसार इस आदर्श प्राकृतिक अवस्था में भी कुछ कमियां थी, और ये कमियां थी: पहली, प्राकृतिक नियमों की स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। भले ही सब कोई आपस में एक मनगढ़ंत, एक खुद से सोच विचार के एक मतलब कुछ नियम बना लिए थे और साथ में रह रहे थे, लेकिन फिर भी इसकी स्पष्ट व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। इन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई सभा नहीं था। एक सभा तो होनी चाहिए ना, एक सरकार होती है, वो क्या करती है, हमारे नियम कानून बनाती है और उसका प्रतिपादन करती है, उसका व्याख्या करती है। तो प्राकृतिक अवस्था में ऐसी कोई सभा नहीं थी। इन नियमों का पालन करवाने वाली शक्ति का अभाव था। ठीक है, तो इन नियमों का पालन करवाने के लिए भी एक मतलब हर कोई तो नहीं करेगा ना, तो एक शक्तिशाली एक शासक होता है, एक सभा होता है, जो जिसे राज्य कहते हैं, है ना, तो वो ही इन नियमों का पालन करवाती है। इन कमियों की वजह से ही, इन कमियों को दूर करने के लिए ही व्यक्तियों द्वारा समझौता किया गया। तो समझौता क्या था? लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण करने के लिए 2 समझौते किए गए। ठीक है, पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। तो पहले समझौते के द्वारा क्या किया गया कि प्राकृतिक अवस्था का
अंत कर दिया गया और एक समाज की स्थापना की गई। इसके बाद दूसरा समझौता हुआ जिसमें शासित वर्ग ने शासक वर्ग को कानून बनाने, उनके व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दे दिया, किंतु यह प्रतिबंध लगा दिया कि शासक प्राकृतिक नियमों के अनुसार अनुकूल तथा जनहित में ही कानूनों का निर्माण करेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो समाज उसके स्थान पर दूसरे सरकार की स्थापना कर सकता है। तो पहला समझौता क्या हुआ कि प्राकृतिक अवस्था का अंत करके एक समाज की स्थापना हुई। ठीक है, तो दूसरे समझौता में क्या किया कि शासित वर्गों ने एक शासक वर्ग को चुना और उन्हें सारे अधिकार दिए कि आप कानून बनाओ, उनकी व्याख्या करो, उनको लागू करवाओ। ठीक है, लेकिन उनको जो शासक हो वो निरंकुश ना बने, इसलिए उनमें कुछ प्रतिबंध लगाया गया कि आप जो है ऐसे ही कानून बना सकते हैं जो हमारे हित में होगा, है ना, हमारे अनुकूल होगा, और जो प्राकृतिक नियम जैसे चल रहे थे बिल्कुल वैसे ही होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपके स्थान पर दूसरे समाज का भी स्थापना कर सकते हैं। तो नवीन राज्य का स्वरूप कैसा था? इस प्रकार लॉक द्वारा सीमित या वैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। इस वास्तविक तथा अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। ठीक है, तो एक राजतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन इस राजतंत्र में भी जो वास्तविक शक्ति होगी, है ना, जो अंतिम शक्ति होगी वो किस में निहित होगी? जनता पे, मतलब शासितों में, ना कि शासक में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा लॉक का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रूसो के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।